भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर का 1 महीने तक चला युद्धाभ्यास पूरा हो गया। इस एक्सरसाइज में सेना ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों में T-90 भीष्म टैंकों की ताकत को परखा। नॉर्थ ईस्ट में हुए इस युद्धाभ्यास का मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम की सुरक्षा को सुनिश्चित करना था। आसमान गूंज उठा इन टैंकों की दहाड़ से। सेना के T-90 भीष्म टैंकों ने जब फायरिंग शुरू की तो युद्ध का मैदान इनकी ताकत की गवाही देने लगा। सेना के त्रिशक्ति कोर के T-90 भीष्म टैंकों के साथ फायरिंग का 1 महीने का अभ्यास पूरा कर लिया। नॉर्थ ईस्ट में हुए इस युद्धाभ्यास में इन टैंकों ने युद्ध जैसे हालात में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। इस अभ्यास का मकसद सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम की सुरक्षा के लिए अपनी तैयारियों को परखना था। त्रिशक्ति कोर के इस युद्धाभ्यास में गाइडेड मिसाइल की फायरिंग और टारगेट पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता पर जोर दिया गया। इस एक्सरसाइज के दौरान सेना के जवानों ने टैंक से फायरिंग के साथ साथ युद्ध की आधुनिक रणनीति बनाने का अभ्यास भी किया। इस युद्धाभ्यास से सेना को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में दुश्मन से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने की तैयारी करने में मदद भी मिली। त्रिशक्ति कोर के जवानों ने इस अभ्यास में T-90 भीष्म टैंक की अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया। T-90 भीष्म भारतीय सेना का प्रमुख युद्ध टैंक है। इन्हें रूस और फ्रांस की मदद से भारत में ही बनाया गया है। इनका वजन करीब 48 टन है। T-90 भीष्म उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फायर कर सकता है। इस टैंक का निशाना कभी नहीं चूकता। ऊबड़ खाबड़ जमीन और पथरीले रास्ते इनकी राह नहीं रोक सकते। नाइट ऑपरेशन में भी इसे कोई मात नहीं दे सकता। ये थर्मल इमेजिंग कैमरे से लैस है। इसके एडवांस सेंसर इसे युद्ध के मैदान का ऑलराउंडर बनाते हैं। भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए भारतीय सेना अब जमीन पर होने वाले युद्ध में भी आसमान से होने वाले सर्विलांस को शामिल कर रही है। त्रिशक्ति कोर ने इस अभ्यास के दौरान सर्विलांस के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ड्रोन की मदद से सेना को कई किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट का सही लोकेशन पता लगाने में मदद मिलती है। टारगेट की लोकेशन पता चलते ही T-90 भीष्म टैंक ने उस पर सटीक निशाना लगाया। त्रिशक्ति कोर का ये युद्धाभ्यास रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की मिसाल भी बना। इस अभ्यास में T-90 भीष्म टैंक में इस्तेमाल होने वाले गोले और सर्विलांस सिस्टम स्वदेशी तकनीक से भारत में ही बनाए गए थे। T-90 भीष्म टैंक की ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये टैंक बरसों से युद्ध के मैदान में भारतीय सेना के सबसे ताकतवर योद्धा का किरदार निभा रहे हैं। सेना पहाड़ी इलाकों में भी होने वाले युद्ध में भी इन टैंकों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर जोर दे रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सिक्किम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया त्रिशक्ति कोर का ये युद्धाभ्यास इसी कोशिश का प्रमाण है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास की। दरअसल इसका 6ठा एडिशन इस वक्त भारत और जापान की सेनाओं के बीच जापान के ईस्ट फुजी ट्रेनिंग सेंटर में चल रहा है। इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के तहत दोनों देशों की सेनाएं आपस में तालमेल बेहतर करने पर जोर दे रही हैं। इसके अलावा आतंकवाद विरोधी अभियानों और शारीरिक फिटनेस पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि सैन्य अभ्यास न केवल भारत और जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। देखिए। पराक्रम ऐसा कि दुश्मन को चारों खाने चित कर दे और साहस ऐसा कि दुश्मन देखे तो खौफजदा हो जाए। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें भारत और जापान की सेनाओं के बीच चल रहे युद्धाभ्यास धर्म गार्डियन की हैं, जो इस वक्त जापान की धरती पर पूर्वी फूजी ट्रेनिंग सेंटर में चल रही है। इस युद्धाभ्यास का आगाज 24 फरवरी को हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से 120 सैनिक शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर मद्रास रेजिमेंट के जवान हैं। जबकि जापान की ओर से ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के
34वें इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। भारत और जापान के बीच इन दिनों एक बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन चल रही है और ये एक्सरसाइज छठे संस्करण के दौरान ईस्ट फुजी जापान में हो रही है। इस एक्सरसाइज में भारत और जापान के सैनिक एक दूसरे की श्रेष्ठ प्रैक्टिसेस सीख रहे हैं और किस तरह एक साथ तालमेल बैठाकर युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है, इसको लेकर यहाँ पर खास सिमुलेटर स्किल्स दिखाई जा रही हैं। धर्म गार्डियन नाम का ये सैन्य अभ्यास एक वार्षिक युद्धाभ्यास है जो बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। पिछले साल ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज राजस्थान में आयोजित हुई थी और इस बार इसका छठा एडिशन जापान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जमीन से लेकर आसमान पर दोनों सेनाएं अपनी तैयारियों को हर कसौटी पर परख रही हैं। खासकर शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान की तैयारियों पर दोनों सेनाएं खास जोर दे रही हैं। इस ज्वाइंट एक्सरसाइज का मकसद ही युद्ध कौशल विकसित कराना, सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना और दोनों सेनाओं के बीच आपसी तालमेल और बेहतर बनाना। अपने इसी मकसद के तहत भारत और जापान की सेनाएं अभ्यास के दौरान जटिल परिस्थितियों में अभियानों को अंजाम देने की रणनीतियों पर काम कर रही है और अपने रण कौशल को निखार रही है। धर्मा गार्डियन के दौरान यूनाइटेड नेशंस के लेड मैंडेट के मुताबिक भारत और जापान की सेना कई अलग अलग सिनेरियोस को क्रिएट कर इसमें एक साथ युद्ध कौशल दिखा रहे हैं। भारतीय सेना अपने आधुनिक हथियारों के साथ धर्मा गार्डियन में शामिल हुई है, वहीं जापान भी अपने अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर भारत के साथ तालमेल बैठाकर इस कॉम्बैट ट्रेनिंग का हिस्सा बनी है। भारत लगातार अपने मित्र देशों की सेनाओं के साथ इस तरह की एक्सरसाइजेस करता है, जिससे न सिर्फ भारत की सेना के कॉम्बैट कैपेबिलिटीज में इजाफा होता है, बल्कि इंटरऑपरेबिलिटी यानी दूसरी सेना के साथ तालमेल और उनसे उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखने का मौका भी मिलता है। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों के सैनिकों के बीच अनुभव और महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की जा रही हैं, जो भविष्य में होने वाले संयुक्त अभियानों के लिए उपयोगी साबित होंगी। यही वजह है कि सैन्य अभ्यास न केवल भारत और जापान की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होगा, बल्कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने में भी अहम साबित होने वाला है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी सेना की बढ़ती आक्रामकता के बीच पूर्वी फौजी ट्रेनिंग सेंटर में ये युद्धाभ्यास हो रहा है, जो 9 मार्च तक चलेगा। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, महाकुंभ का महापर्व संपन्न हो चुका है, लेकिन इससे जुड़ी कामयाबी की कहानी अब भी सुर्खियों में छाई है। महाकुंभ में 66 करोड़ स्नान का महारिकॉर्ड बना तो एक नाविक परिवार ने बम्पर कमाई का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। इस नाविक परिवार ने महाकुंभ के 45 दिनों के दौरान 30 करोड़ की कमाई की है। सफलता की यह कहानी इतनी ज्यादा बड़ी है कि खुद सीएम योगी ने इसका जिक्र सदन में किया है। ये नावें आज गंगा किनारे बेजान से पड़ी हैं, मगर ज्यादा दिन नहीं हुए जब इन नावों ने महाकुंभ में कामयाबी का कीर्तिमान बना दिया। रोजाना सैकड़ों लोगों को संगम दर्शन कराने वाले इन नावों के जरिए नाविकों ने कमाई का ऐसा रिकॉर्ड बना डाला है कि जो सोचने और सुनने में भी असंभव सा लगता है। कमाई भी ऐसी वैसी नहीं, पूरे 30 करोड़, वो भी महज 45 दिनों में। कमाई का ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसकी गूंज यूपी सदन में भी सुनाई दी। खुद सीएम योगी ने इस नाविक परिवार की सफलता की कहानी सदन में शेयर की। ये नाविक परिवार, जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। प्रयागराज के नैनी के अरेल के रहने वाले नाविक मेहरा परिवार का ये वही 2 मंजिला पक्का मकान है जिसकी कामयाबी की कहानी सीएम योगी ने सदन में सुनाई। नाव चलाना इस परिवार की कमाई का मुख्य जरिया है। महाकुंभ ने यूं तो कई लोगों की किस्मत बदल दी,
लेकिन चर्चा में ये निषाद परिवार है। नाविक पिंटू मेहरा और उनकी मां इस कमाई से गदगद हैं। घर पर मिठाई खिलाने का दौर चल रहा है। कामयाबी की खुशी इनके चेहरों पर साफ नजर आ रही है। हम लोग का 100 से ज्यादा लगभग परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है हम लोग का। सभी ने पैसा कमाया है और महाप्रसाद के रूप में कमाया है। और योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने इतना बड़ा महाकुंभ कराया, जो हम लोग के ऊपर ध्यान दिया और निषादों के ऊपर ध्यान दिया। हम लोग बहुत पैसा कमाए, जो कभी देखे नहीं थे इतना पैसा। हमको जितना हम लोग चाहते थे, हमको तब रुपया कभी आँखी नहीं देखे थे। 1 लाख 2 लाख ये सब हम लोग कहाँ देखे से। अब खुश है, पैसा पा गए तो सभी खुशी रह गए, बच्चे बच्चे खुशी है। प्रयाग की पावन धरती पर 45 दिनों तक चले आस्था और आध्यात्म के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में देश विदेश से लोगों ने शिरकत की। उम्मीद से कहीं ज्यादा 66 करोड़ लोगों ने पवित्र गंगा में डुबकी लगाई, जिसके चलते पूरे 45 दिन इनकी नावें लोगों को गंगा में सफर कराती रही। इस परिवार में 130 से ज्यादा नाव है और हर नाव से 45 दिनों में करीब 23 लाख रुपए की कमाई हुई। कुल मिलाकर 45 दिनों में कमाई तकरीबन 30 करोड़ हुई। निषाद परिवार में आज खुशी की लहर है। उनका कहना है कि इस सरकार में जो सम्मान और रोजगार मिला, वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। खुद सीएम योगी ने महाकुंभ समापन के बाद जिस तरह प्रयागराज पहुंचकर सफाई कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया, उसने सभी का दिल जीत लिया। महाकुंभ ने मेहरा परिवार समेत कई ऐसे परिवारों की किस्मत बदल दी। कई लोगों ने महाकुंभ के दौरान बेतहाशा कमाई की। आंकड़ों के मुताबिक महाकुंभ से 60 लाख लोगों को रोजगार मिला। इस पूरे आयोजन में यूपी सरकार ने 7,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किए, जबकि योगी सरकार का अनुमान है कि महाकुंभ से उसे 3.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं यमुना सफाई का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में छाया रहा और सरकार में आने के साथ ही बीजेपी ने यमुना सफाई को लेकर अपने किए हुए वादे पर अमल करना शुरू कर दिया है। बीजेपी सरकार ने यमुना की सफाई को लेकर एक्शन प्लान बनाया है, जिस पर काम भी शुरू हो चुका है। इस बीच दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने अब से थोड़ी देर पहले यमुना सफाई का निरीक्षण किया। परवेश वर्मा ने यमुना सिग्नेचर ब्रिज से लेकर ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक यमुना की सफाई का निरीक्षण किया। तकरीबन 13 किलोमीटर के सफर के दौरान तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सरकार ने 3 साल में यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा है और इस सिलसिले में जल शक्ति मंत्रालय ने गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट का निर्माण करने वाले विशेषज्ञों से हाल ही में सलाह भी ली थी। दिल्ली के PWD और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस वक्त यमुना की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रवेश वर्मा आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तमाम आला अधिकारी जो है वो इस वक्त बोट में सवार हैं और यमुना का जो सिग्नेचर ब्रिज से लेकर के ITO छठ घाट और ओखला बैराज तक का ये पूरा लगभग 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसका पूरा निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। जब दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार आई थी, खुद प्रधानमंत्री की तरफ से यमुना को लेकर के जयकारे लगाए गए थे और यमुना बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर एक सबसे बड़ा मुद्दा और इस पूरे मुद्दे पर ही बीजेपी जो है वो चुनाव भी जो है वो लड़ी थी। और इसके चलते अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब प्रवेश वर्मा ने चुनावी कैंपेन किया, उसमें भी यमुना का बार बार जिक्र जो है वो प्रवेश वर्मा जो है वो करते हुए नजर आए थे। अधिकारियों के साथ आप तमाम जो है अधिकारी इस वक्त जो है वो आपको बोट में नजर आएंगे और यमुना की जो पूरी स्थिति है, जहां पर भी आप देखेंगे ये सिग्नेचर ब्रिज से लेकर के ITO छठ घाट और उसके बाद ये पूरा का जो ये हिस्सा है, इसमें किस तरीके से यमुना को जल्द से जल्द साफ किया जाए, क्योंकि तमाम अधिकारियों की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक यमुना को पूरी तरीके से क्लीन जो है वो किया जाएगा, ताकि यहाँ पर क्रूज भी जो है वो चल सके। टूरिज्म विभाग की तरफ से वजीराबाद से लेकर के जगतपुर तक एक क्रूज चलाने की भी तैयारी जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से, उसकी तरफ से नोटिफिकेशंस भी जो है वो टेंडर्स भी जो है वो हो चुके हैं। अब देखना ये है कि किस तरीके से ये यमुना का जो पूरा हिस्सा है जो लंबे वक्त से पूरी तरीके से क्लीन नहीं है, यमुना में कूड़ा कचरा नाले जो है वो बहते हैं, उन नालों को किस तरीके से रोका जाए यमुना के अंदर, इसकी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। किस तरीके से STP प्लांट्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए ताकि
यमुना के अंदर जो लगभग 20 के आसपास नाले जो डायरेक्ट यमुना में गिरते हैं उनको रोका जा सके। इस स्थिति का जायजा जो है वो फिलहाल आपको तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं नवीन चौधरी, वो प्रवेश वर्मा को पूरी तरीके से एक्सप्लेन भी यहाँ पर करते हुए आपको यहाँ पर नजर आएंगे। और इसके अलावा इस पूरे हिस्से में अगर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाए कि किस तरीके से यमुना की ये पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर नजर आएगा, सिग्नेचर ब्रिज और उसके बाद वजीराबाद से ही यमुना की जो स्थिति है वो खराब होती जाती है और ये पूरा हिस्सा ITO और ओखला बैराज तक नजर आता है कि यमुना में कितना प्रदूषण है, जो टॉक्सिस का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और वजीराबाद के बाद दिल्ली का वो हिस्सा जहाँ पर यमुना पूरी तरीके से क्लीन है और उस पानी को यहाँ तक लाया जाए और यमुना में स्थिति जो है वो बेहतर रखी जा सके, इसी को लेकर के फिलहाल प्रवेश वर्मा जो है वो यहाँ पर जल मंत्री जो कि दौरा करते हुए इस वक्त यमुना में जो है वो नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित सिंह के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली। देखिए, यमुना की सफाई का निरीक्षण करने के बाद प्रवेश वर्मा मीडिया से भी बातचीत करते हुए देखे गए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि 3 साल में यमुना की सूरत पूरी तरह से बदल जाएगी। अब 3 साल में यमुना सफाई का लक्ष्य तो पूरा कर लिया जाएगा, ये भी उन्होंने कहा। साथ ही अगले 20 से 30 सालों की जरूरत के मुताबिक इंडस्ट्रियल एरिया में नए STP भी लगाए जाएंगे। देखिए, एक एक इंच को हमने प्लानिंग में लेकर आना है। जितने STP हैं, CTP हैं, इसमें फ्लड इरिगेशन भी है, तो इसमें जल शक्ति मंत्रालय भी है, इसमें जल बोर्ड भी है, इसमें DDA भी है, इसमें कई मंत्रालय, कई डिपार्टमेंट का आपस में सहयोग रहेगा। इसीलिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत थी। मैंने आपको बताया 18 नाले हैं। सबसे बड़ा उसमें नजफगढ़ जो नाला है उसमें इसमें जो है आता है, वेस्ट आता है, काफी जो है मात्रा में आता है। तो सारे नालों के ऊपर में STP से उसको कवर करेंगे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। और ये केवल आज की कैपेसिटी को नहीं देखकर, जो आज हमारा वेस्ट का जनरेशन है उसको नहीं देखकर, ये आने वाले 10 साल 20 साल में कितना वेस्ट का जनरेशन होगा, कितनी हमारी पब्लिक बढ़ जाएगी, कितनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, उस हिसाब से STP की संख्या को बढ़ाएंगे। और अब आपको स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में उठाए गए एक और कदम की कहानी बताते हैं। जल्द ही हाइड्रोजन से चलने वाली हैवी ड्यूटी ट्रकें सड़कों पर दिखाई देंगी और इसका ट्रायल रन भी अब शुरू हो गया है। मंगलवार को दिल्ली में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और अक्षय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। देखिए, जल्दी हिंदुस्तान की सड़कों पर आपको ऐसे ट्रक दिखाई देंगे जिनको चलने के लिए डीजल या पेट्रोल की जरूरत नहीं होगी। वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में भारत आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे ट्रक कमर्शियल स्केल पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल दिख रहा है, लेकिन अब आज से सड़कों पर ट्रायल रन में टाटा के ये जो बड़े हेवी ड्यूटी ट्रक उतर रहे हैं, इनको चलाने के लिए डीजल की जरूरत नहीं है। ये हाइड्रोजन ऑपरेटेड ट्रक हैं। हाइड्रोजन, हरित ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के टाटा की ऐसी पहली खेप में 16 हैवी ड्यूटी ट्रक सड़कों पर उतरेंगे। इनका ट्रायल रन शुरू हो रहा है। दिल्ली NCR समेत मुंबई, गुजरात के सेक्टर में 18 महीनों लंबा ट्रायल रन चलेगा। यानी जो आइस है, हाइड्रोजन आइस जिसे कहते हैं, इंटरनल कंपल्शन जो इंजन है, उसका इस्तेमाल करते हुए टाटा ने ये हैवी ड्यूटी ट्रक जो है, प्राइमा सीरीज दरअसल जानी जाती है हैवी ड्यूटी के लिए, और हैवी ड्यूटी ट्रक बाजार में उतर रहे हैं। लेकिन ये सड़कों पर ट्रायल में उतरेंगे। 18 महीने लंबा ट्रायल होगा ताकि ये देखा जा सके कि अगर हमें हरित एनर्जी पर शिफ्ट करना है तो आखिर किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी, किस तरह के पंप की, जहां पर पेट्रोल पंप होते हैं वैसे हाइड्रोजन पंप कहां कहां लगाए जाएं, कितनी दूरी, ये ट्रक कितनी दूरी तय करेंगे। तो ये बड़ी हैवी ड्यूटी ट्रक है। आप देखिए, ये आगे ड्राइवर केबिन है और जैसा कि हमने देखा कि अब जितने भी केबिन्स आ रहे हैं पूरी तरह से एयर कंडीशनड होंगे। पीछे का हिस्सा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता चलता है कि इसके साथ जो कैरियर लगाते हैं, जो ट्रॉलर लगाते हैं, वो बहुत हैवी ड्यूटी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 3 ट्रकों की पहली श्रृंखला हम देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कैरियर के साथ यहाँ पर लॉजिस्टिक मटेरियल के इसमें एक्स्ट्रा जो कैरियर है वो बनाया हुआ है, इस हिस्से में है। और ये पूरी तरह से हाइड्रोजन ऑपरेटेड हैवी ड्यूटी ट्रक है। यानी इनका जब ट्रायल शुरू होगा तब ये पता चलेगा कि औसतन ये रफ्तार कितनी ले सकते हैं, दूरी कितनी ले सकते हैं। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर अगर इनको रिफ्यूलिंग की जरूरत हो तो हाइड्रोजन फ्यूल सेंटर कहां कहां होने चाहिए। तो अब ट्रायल रन शुरू हो गया है। हिंदुस्तान की सड़कों पर ऐसे 16 हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो कि हाइड्रोजन से चलेंगे वो उतरेंगे। 22 लाख करोड़ रुपए भारत खर्च कर देता है विदेशी मुद्रा कोष में तेल के आयात पर। अगर भारत हरित ऊर्जा में आगे बढ़ता, हाइड्रोजन को अपनाता है, तो जिस पराली से हम मीथेन बनाते हैं उसी मीथेन से हाइड्रोजन निकाला जा सकेगा। न सिर्फ विदेशी मुद्रा कोष बचेगा बल्कि प्रदूषण जो देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है उससे भी हमें निजात मिलेगी। तो टाटा ने शुरुआत की है हाइड्रोजन ट्रक
सड़कों पर उतरने वाले हैं। दिल्ली से नासिर के साथ मैं आशुतोष मिश्रा। चलिए, बारी आ गई है थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल सेगमेंट आपको दिखाने की। बारी है हमारे आज के एआई सेगमेंट की। आपको दिखाते हैं आज की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोरी में आपके लिए क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना एडवांस हो चुका है, इसकी मिसाल ये होवरक्राफ्ट है। दरअसल जापान में एक शख्स ने इसे तैयार किया है। ये दिखने में उड़ने वाली बाइक जैसा लगता है, लेकिन इनकी तकनीक होवरक्राफ्ट वाली ही है। खास बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इस होवरक्राफ्ट पर संतुलन बनाना बेहद आसान है। और चलिए, लंच टाइम में वक्त हो चला है लंच टाइम स्टोरी का। तो आपको दिखाते हैं कि खाने पीने के सेगमेंट में आपके लिए आज का जायका क्या है। कहते हैं कि किसी के दिल में जगह बनानी है तो उसका सबसे बेहतर रास्ता पेट से होकर गुजरता है, और इसी कहावत को साकार कर रहा है दिल्ली में आयोजित आहार 2025 मेला। दरअसल ये देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला है। देखिए, इसमें कई देशों ने हिस्सा लिया है और देश विदेश के जाने माने शेफ भी आपको यहां पर तमाम व्यंजन परोसते हुए दिख जाएंगे। जाने माने शेफ अपनी पाक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका आयोजन 8 मार्च तक होगा। ये लजीज पकवान, ये रंग बिरंगी चॉकलेट और डोनट्स, ये सभी पकवान किसी के मुंह में पानी लाने के लिए काफी हैं। और अगर आपका मन भी इन्हें खाने के लिए मचल रहा है तो दिल्ली में लगा आहार 2025 द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आपकी मंजिल है। दिल्ली के भारत मंडपम में देश का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे प्रतिष्ठित खाद्य मेला आयोजन किया गया है, जहां 22 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है और 600 से ज्यादा शेफ अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे 22 के ज्यादा कंट्रीज जो है इस वक्त शामिल हुई है, और आप देख सकते हैं, अगर मैं एक आपको राउंड दूं तो आप देख सकते हैं कि हम तमाम अलग अलग आपको कंट्रीज यहाँ पे नजर आ जाएगी जिनके फूड प्रोडक्ट्स की यहाँ पे जो है एग्जीबिशन लगी है। खास तौर पे प्लांट बेस्ड फूड्स यहाँ पर आपको मिलेंगे और हर एक चीज का आप जो अनुभव कर सकते हैं, चाहे फिर वो हॉस्पिटैलिटी की बात हो, खान पान की बात हो, क्योंकि जितने भी खानों के शौकीन जो लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका जो है वो होने वाला है। ब्राजील से ले लो, इटली से ले लो, तो तमाम देश, तमाम यहाँ पे आपको कंट्रीज के जो है वो लोग नजर आएंगे। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी ITPO की ओर से आयोजित आहार का ये 39वां संस्करण है, जिसका आयोजन 8 मार्च तक किया जाएगा। आहार में खाद्य विभिन्न प्रकार के प्रोसेस्ड फूड्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसालों की शानदार रेंज देखने को मिल रही है। एकारा क्या कुछ लेकर आया है, और दुबई से आप आए, तो दुबई की तो कुछ एक ऐसी चीज जो बहुत खास है। करंटली हमारे दुबई में कुनाफा चॉकलेट वायरल चल रही है, एंड इस एग्जीबिशन के लिए स्पेशली हम लोग कुनाफा चॉकलेट लेके आए हैं, विच इज वेरी पॉपुलर ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. इट्स कम्स विद पिस्ताचियो कुनाफा एंड अ फ्यू डिफरेंट अदर फ्लेवर्स लाइक मैंगो एंड बिस्कॉफ एंड प्रेट्ज़ल एक्सेट्रा. आहार मेले में कुलिनरी आर्ट इंडिया 2025 के तहत शेफ्स अपने हुनर से न सिर्फ स्वाद का जादू बिखेर रहे हैं, बल्कि अपनी कलात्मकता से सभी को चौंका रहे हैं. There's so much to learn, so much to see. इतने सारे different brands है, different countries है, and आप इधर जाओ. This is more than food. I'm the chef ambassador here, and basically European food जो है, Indians now are global citizens. हम बहुत travel करते हैं, and every time we go, we want to get back a little bit of produce. आइडिया है कि हम इंडियन खाने को कैसे मिक्स कर सके विद यूरोपियन इंग्रेडिएंट्स. जैसे हमने इधर बनाया पेड़ा जो हम सब घर पे बनाते हैं, बट फिर हमने उस पे हेजलनट चॉकलेट स्प्रेड और हेजलनट्स डाले. आहार 2025 में हर साल की तरह इस बार भी कन्फेक्शनरी और बेकरी प्रोडक्ट्स की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है, जो खाने के शौकीनों को अपनी ओर खींच रही है. तो अगर आप खाने के शौकीन हैं या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ नया तलाश रहे, तो आहार आपके लिए एकदम खास जगह होने वाली है. वो इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग कंट्री से आए शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, साथ ही साथ आपको उन इंग्रेडिएंट्स को अनुभव करने का मौका भी मिलेगा जो आपने शायद इससे पहले कभी ना चखे हो. कैमरा पर्सन कुंज बिहारी के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली.
और अब आपको लेकर चलते हैं ब्रज की गलियों में, जहां पर हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। दरअसल होली आने में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का समय है, लेकिन मथुरा से लेकर बरसाने तक कृष्ण नगरी में हर कोई होली का पर्व मना रहा है। और खास बात यह है कि इस पर्व में मथुरा के कैदी भी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए, तस्वीरें बहुत सुंदर हैं। मथुरा में कैदी हर्बल गुलाल और रंग लगाते हुए देखे जा सकते हैं, जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार किए गए हैं। जैसे हरे रंग के लिए यहाँ पालक तो लाल रंग के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं गुलाबी रंग के लिए गाजर और चुकंदर दोनों का इस्तेमाल होता है। मतलब यहाँ बना गुलाल आपके होली के उल्लास में कोई कमी नहीं आने देगा। कैदियों के जरिए तैयार किया गया ये रंग आम लोगों से लेकर अयोध्या और काशी जैसे बड़े मंदिरों तक पहुंचाने की कोशिश है। कान्हा की नगरी में होली का खुमार चढ़ने लगा है। मथुरा से बरसाने तक रंग बिखरने लगे हैं। पूरा ब्रजमंडल रंग में डूबा हुआ है और कान्हा के भक्तों का उत्साह चरम पर है। ऐसे में मथुरा की जेल में बंद कैदी भला इस एहसास से सराबोर कैसे न होते। जी हाँ, ये तस्वीरें मथुरा के जिला कारागार की हैं, जहाँ कैदी बना रहे हैं हर्बल गुलाल और रंग, जो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से तैयार किया जा रहा है। जैसे हरे रंग के लिए यहाँ पालक तो लाल रंग के लिए चुकंदर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं गुलाबी रंग के लिए गाजर और चुकंदर दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यहाँ बना गुलाल आपके होली के उल्लास में कोई कमी नहीं आने देगा। जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा हर्बल और नेचुरल गुलाल बनाया जा रहा है। इसमें 5 कलर्स में जो है गुलाल बनाया जा रहा है। इस बार जो खास बात ये है कि इसमें नेचुरल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक नई पहल है जिसमें हमारे बंदियों द्वारा एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी का एग्जाम्पल जो है आम जनता को प्रस्तुत किया जा रहा है। जेल प्रशासन की कोशिश है कि इनके बनाए रंग गुलाल आम लोगों के साथ साथ अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे बड़े मंदिरों तक भी पहुंचे, जहां भगवान राम और महादेव के भक्तों पर ये आशीर्वाद बनकर बरसे। आने वाले समय में हम ये ब्रज से बाहर जो मंदिर हैं जैसे काशी विश्वनाथ जी और अयोध्या जी, प्रयास रहेगा कि वहां तक भी हमारे जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा बनाया गया गुलाल वहां तक भी पहुंचे। और रही बात गुलाल बनाने की, तो इसे डिमांड बेसिस पे बनाया जाएगा। जैसे जैसे आम जनता द्वारा इसे पसंद किया जाएगा उसी के अनुसार हम इसका जो है प्रोडक्शन करेंगे। और अभी फिलहाल जो है इसके जो स्टॉल हम लगाएंगे कुछ समय बाद, एक तो हमारे मुलाकात कक्ष के बाहर लगवाएंगे और किसी ऐसे स्थान पर जहां पर आम जनता तक ये जो है जिला कारागार मथुरा के बंदियों द्वारा बनाया गया गुलाल पहुंच सके, ऐसे किसी स्थान पर स्टॉल भी लगाया जाएगा। इस तरह की पहल के जरिए जेल प्रशासन की कोशिश यही है कि ये कैदी किसी न किसी रूप में त्योहारों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। देश भर में जब होली का त्योहार मनाया जाए तो इन कैदियों के एहसास की खुशबू भी उसमें शामिल हो। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। तो अचानक उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यहां पर पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं का जोर है। पिछले कई दिनों से बर्फ में नहाए हिल स्टेशन पर पहुंचे सैलानियों और कारोबारियों को मौसम ने तोहफा भी दिया है। बर्फबारी से कई इलाकों में प्रकृति ने अनोखा श्रृंगार किया, पूरा इलाका चांदी सा चमकने लगा है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी की वापसी हुई। बम्पर बर्फबारी का दौर पहाड़ के लोगों को अच्छे दिन का तोहफा देता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में भी बारिश और ताजा बर्फबारी ने माहौल को बेहद ठंडा बना दिया है। मार्च के महीने की शुरुआत हुई है, लेकिन पारा इतना नीचे गिर गया है मानो सर्दी की एक बार फिर से वापसी हो गई हो।
इस बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। उनमें एक नई उमंग, नया जोश आ गया है। गुलमर्ग, मनाली और चमोली समेत दूसरे इलाकों से आई ऐसी तस्वीरें उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बदले मौसम के मिजाज को दिखाने के लिए काफी हैं। यानी सर्दियों की विदाई के आखिरी दौर में बर्फबारी की वापसी हुई है, जिससे सैलानी चहक उठे हैं। जनरली तो बर्फबारी होती है, पर वेदर देख के आए थे, बट ये जो स्नोफॉल है और ये जो वेदर है अभी के लिए, तो मेरे हिसाब से घूमने के लिए बेस्ट है अभी टाइम। हम लोग रैंडमली आए थे, सोचा था कि 2-3 दिन में तो मिलेगा स्नो, लेकिन हमारा नसीब अच्छा था कि हमको पहले दिन ही स्नो मिल गया। हम पहले दिन आए तब भी स्नो गिरा था। मनाली में सफेद बर्फ से पटी सड़कों पर सैलानी जमकर स्नो स्पोर्ट्स का भी मजा ले रहे हैं। कहीं लोग आइस स्केटिंग का मजा उठा रहे हैं, तो कहीं आइस स्कूटर सबका ध्यान खींच रहा है। बर्फबारी के बाद मनाली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। माइनस तापमान के बावजूद पर्यटकों में गर्मजोशी बरकरार है, जो दर्शाता है कि सर्दियों के मौसम में भी लोग पहाड़ी इलाकों में आने के लिए उत्साहित हैं। विशेष रूप से इस बार मार्च और अप्रैल के महीनों में पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि सीजन अच्छा रहेगा। मनाली का जो कारोबार है ये डिपेंड सारा टूरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो हम यही चाहते हैं कि बर्फबारी तो हो रही है, तो टूरिस्ट तो आएगा यहाँ पे अब। और नीचे भी काफी गर्मी शुरू होना हो गई है, तो यहाँ पे तो अब मौसम भी सुहावना है और बर्फबारी हो रही है, तो टूरिस्ट का आना तो यहाँ लाजमी है। गुलमर्ग में गिरते हुए बर्फ के फाहे मौसम का मिजाज एकदम सर्द कर दे रहे हैं। जनजीवन जाहिर है प्रभावित है। मौसम खराब रहने का लोगों के लिए अलर्ट भी है, लेकिन घाटी के पहाड़ी इलाकों में रोजमर्रा की जिंदगी चलती जा रही है। मकान से लेकर पेड़ तक बर्फ से ढके हैं। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादरें हैं, तो वहीं रास्तों में बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। लेकिन इन सब के बावजूद सैलानियों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। बर्फ और बर्फ के बीच होने वाले मनोरंजन का लुत्फ अपने चरम पर है। गुलमर्ग के इन हसीन वादियों के बीच बर्फ से पटे मैदान पर आइस स्केटिंग की ये दीवानगी देखिए। बेफिक्र होकर आइस स्केटिंग का मजा उठाते इन लोगों का जोश देखते ही बन रहा है। वहीं चमोली और औली में भी बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती और बढ़ा दी है। पूरे इलाके का नजारा ही बदल सा गया है। ताजा भारी बर्फबारी से सभी इलाके सफेदी की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। हर तरफ प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर पेड़ों के बीच मौजूद बर्फ एक अलग सा एहसास करा रहा है, मानो करीने से बर्फ से कलाकारी की गई हो। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का यह श्रृंगार हर किसी को दीवाना बना लेने के लिए काफी है। हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, जो सैलानियों को लुभाने के लिए काफी है। मनाली से मनविंदर अरोड़ा, गुलमर्ग से अशरफ वाणी और चमोली से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।